नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलनता। इस लेसन में हम मौसम के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ की जलवायु और जलवायु के अनुसार जंतुओं में होने वाले जो परिवर्तन हैं, शारीरिक परिवर्तन, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। क्या आपको याद है जब आप पहाड़ी पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साजो सामान यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं ले जाने के लिए कहा गया? जब आकाश में बादल होते हैं तो क्या माता पिता हमसे छतरी ले जाने के लिए या छाता ले जाने के लिए कहते हैं? क्या कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को कहीं ले जाने से पहले हम मौसम के अनुसार उनको वस्तुएं अवेलेबल करवाते हैं? जैसे कि सर्दियों का मौसम हो तो क्या उन्हें शॉल और स्वेटर पहनने को कहते हैं? खेल शुरू होने से पहले हमने कई बार जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनको मौसम के बारे में चर्चा करते सुना होगा कि कल मौसम ख़राब हो सकता है या कल बारिश हो सकती है, कल गर्मी तेज़ हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम जो है उसका प्रभाव किसी भी खेल पर पड़ सकता है और इसके कारण खेल कभी कभी जो है वो प्रभावित भी होते हैं। इसका हमारे जीवन पे भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप या जो हम रोज़ाना रूटीन में जो काम करते हैं वो काम उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। अर्थात यदि हमें पूर्वानुमान हो कि कल अच्छी धूप निकलने वाली है तो क्या हम आंगन में गेहूँ, मसाले इत्यादि को सुखाने के लिए नहीं रख देते? दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों, इनमें भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन फिर भी क्या हम जानते हैं कि ये जो मौसम है वो होता क्या है? आइए इसी के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना चित्र 7.1 में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम जो तापमान है वो 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। तो इस रिपोर्ट से हमें मौसम के बारे में इतना पता चल जाएगा कि हमें सुबह सुबह कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में जो आसमान है वो साफ़ हो सकता है और मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा रह सकता है। तो ये जो समाचार पत्र है उससे हम मौसम की रिपोर्ट देख सकते हैं और मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौसम की जो रिपोर्ट है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा दिया जाता है। इस सारणी में एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा अंकित किया हुआ है। ये दिनांक 23/8/2006 का आंकड़ा है। अधिकतम तापमान इसमें 36.2 डिग्री सेल्सियस दिया है, न्यूनतम तापमान 27.8। इस दिन जो न्यूनतम आर्द्रता है यानी कि हवा में पानी की जो मात्रा है वो लगभग 54% रही न्यूनतम और अधिकतम रही 82%। इस दिन कोई वर्षा नहीं हुई। इसी प्रकार के आंकड़े हमें एक हफ्ते के अंदर जो प्रतिदिन आने वाले न्यूज़पेपर हैं उनकी सहायता से भरनी है। वर्षा को वर्षापापी नामक यंत्र से मापा जाता है। ये एक तरह का मापन सिलेंडर होता है जिसे खुले में रख दिया जाता है और उसके अंदर वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा होने के लिए एक कीप लगी रहती है। जितना अंकन इस वर्षा के जल के कारण होता है उसी को हम वर्षा का मापन मान लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग इत्यादि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अर्थात तापमान, आर्द्रता और इसी के साथ अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन, प्रति घंटे, सप्ताह, महीने इत्यादि में परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम जो है ज़्यादा नमी वाला है और पिछले सप्ताह मौसम में गर्मी थी, तो ऐसा हम इसी कारण कह पाते हैं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। ये कभी भी बदल सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह तेज़ धूप निकली है लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक बादल आ जाते हैं और तेज़ वर्षा होने लग जाती है। इसी प्रकार से अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेज़ वर्षा हो रही है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही पूरे बादल छट जाते हैं और अच्छी सी धूप निकल आती है। तो मौसम को समझना एक बड़ी ही जटिल घटना है, इसको हम आसानी से समझ नहीं पाते।
बूझों को आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। पहेली भी जानना चाहती है कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। नीचे चित्र 7.2 में एक ग्राफ दर्शाया गया है जिसमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बढ़ोतरी दिखाई गई है। कभी कभी ये नीचे जो है इसका तापमान जो है वो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग यानी कि मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, उसमें रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत 3 तारीख के दिन यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। उसी के एक दिन बाद 4 तारीख को ये 22 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया और इसी प्रकार से ये उतार चढ़ाव तापमान के अंतर्गत निरंतर प्राप्त होता रहा। किसी भी मौसम की रिपोर्ट से वहाँ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए एक विशेष तापमापी का प्रयोग करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या फिर अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इससे हमें ये पता लग सकता है कि पूरे दिन में कौन से समय तापमान सबसे ज़्यादा था और कौन से समय कब से सबसे कम। दिन का जो सबसे तेज तापमान है वो दोपहर या दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह है जब सूरज नहीं निकलता है, प्रातः भोर के समय उस समय प्राप्त होता है। अब हमें यह समझ में आ गया है कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में सूरज सबसे तेज चमकता है और वहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्या आपको पता है सर्दियों में दिन की अवधि में गर्मियों की अपेक्षा हमें गर्मी कम लगती है और दिन की जो अवधि है यानी कि सूरज निकलने का जो समय है वो भी कम हो जाता है। सूरज देर से निकलता है और जल्दी ही सूर्यास्त भी हो जाता है, जबकि गर्मियों में सूरज जल्दी निकल जाता है और सूर्यास्त भी बाद में हो पाता है। आखिर इसका क्या कारण है? जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम का पैटर्न जो है वो इकट्ठा करने में या उसको समझने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में या 50 वर्ष में, ऐसे वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मौसम का पैटर्न बनता है और यही मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हमें ये लगता है, हम ये पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकतर समय हाई टेम्परेचर वाला ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म होती है, अर्थात वहाँ पे गर्मी का जो मौसम है वो ज़्यादा उपस्थित होता है। और यदि अधिकांशतः समय तक वहाँ पर जो है बारिश की मात्रा अधिक रहती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र होती है। मौसम में सभी परिवर्तन सूरज के कारण होते हैं। जो मौसम में चेंजेस है वो इसका कारण क्या है? सूर्य है। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गैसों का एक विशाल गोला होता है। यानी ये हमसे होता तो बहुत दूर है, लेकिन सूरज के द्वारा जो ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद सूरज हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत कहलाता है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, जल क्षेत्र, वायुमंडल इत्यादि के द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि हम समुद्र के पास रहते हैं तो हमने ये भी अनुभव किया होगा कि हमारे उस स्थान का जो मौसम है वो पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र के आसपास के मौसम से कितना भिन्न होता है। वहाँ पर जो है नमी आर्द्रता भी अधिक होती है, गर्मी भी तेज होती है और रात्रि के समय हमें ठंड भी लगती है। सारणी 7.2 में श्रीनगर के जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में हमें जानकारी दी गई है। यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक के महीने में अधिकतम और न्यूनतम दैनिक तापमान को दर्शाया गया है, साथ ही होने वाली कुल वर्षा को भी दर्शाया गया है। हम जनवरी माह में देखें, वहाँ का न्यूनतम जो दैनिक तापमान था वो लगभग -2.3 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। यह जनवरी माह में एक महीने के अंदर होने वाला एक औसत तापमान है।
इस समय यहाँ पर जो कुल वर्षा है वो 57 यानी कि 57 mm प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम इस डाटा से जनवरी माह में होने वाली कुल वर्षा के मान को भी दर्शा सकते हैं और उसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान को भी दर्शा सकते हैं। इस तापमान से हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा शहर कौन से माह में कितना गर्म या ठंडा था। यदि मैं बात करूं जुलाई माह की, तो जुलाई माह में दैनिक न्यूनतम जो तापमान था वो 8.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि यहाँ पर इस महीने में गर्मी थोड़ी सी बड़ी थी, जबकि अन्य महीनों की तुलना में बाकी महीनों में सर्दी की ऋतु रही। तो इस प्रकार से इस सारणी के माध्यम से हम वहाँ की जलवायु के बारे में एक अच्छा डाटा तैयार कर सकते हैं। ऐसा ही एक डाटा शहर तिरुवनंतपुरम की जलवायु के बारे में भी दिया गया है और इस प्रकार का डाटा हम प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ पर आप देखिए तापमान 22 डिग्री से ऊपर है और अधिकतम 30 से 31 डिग्री तक का तापमान है यहाँ पे है। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो सामान्य जलवायु है, थोड़ी सी गर्म जलवायु है, अर्थात ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ पर जलवायु गर्म और शुष्क होती है। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु के आधार पर जो जीव जंतु है वो अपने शरीर में कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि उन्हें उस परिस्थिति में, उस जलवायु में जीवन जीना होता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्दी और गर्मी जलवायु में रहने वाले जंतुओं में स्वयं को इस टेम्परेचर से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इसका अध्ययन हम कक्षा 6 की जो विज्ञान की पुस्तक है उसमें जो लेसन नंबर 9 है उसमें अनुकूलन की परिभाषा के अंतर्गत हम ये पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि ऐसे सभी लक्षण और परिवर्तन जो जंतुओं को उनके वातावरण में जीवन जीने में सहायक होते हैं वे अनुकूलन कहलाते हैं। यानी कि अनुकूलन क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें उस प्रकार के वातावरण में रहना होता है। जंतुओं के जो उदाहरण हैं अनुकूलन के, उसके रूप में हम ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करने वाले हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते हैं, जहाँ पर बर्फीले समूह पाए जाते हैं, जहाँ पर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ रहता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश हैं जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका के अलास्का और रूस का साइबेरियाई क्षेत्र। यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी हुई रहती है। इसी प्रकार भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोंगो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्ण यानी कि गर्म, जहाँ पे मौसम गर्म रहेगा लेकिन जो वन है वो वर्षा वाले वन पर उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार के क्षेत्रों को हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आज हम यहीं तक की चर्चा करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम आगे आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।